स्वागत है आपका लोकतंत्र जिंदाबाद में। मैं हूं दिनेश गौतम। लेकिन लोकतंत्र क्या वाकई सब जगह जिंदाबाद है या कुछ जगहें ऐसी हैं जो चिंता का सबब भी हैं? नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और यही सवाल है आज हमारे सामने कि लोकसभा चुनाव के रण में जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है, क्या वो लोकतंत्र की जय करता है या सवाल उठाता है? सवाल यह भी है कि क्या जो कुछ पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी असल में ऐसा ही कुछ होना चाह रही थी, लिहाजा ऐसा हुआ, या ये एक तरीके से साइड इफेक्ट है जो देखने को मिल रहा है? मनीष अवस्थी हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन असल में वहां अभी क्या स्थिति है वो आपको बता दें। पश्चिम बंगाल में बवाल पर सियासी गदर मचा हुआ है। बीजेपी के साथ लेफ्ट ने भी हिंसा के लिए ममता बनर्जी को घेर लिया है। बवाल के खिलाफ बीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया, तो कोलकाता में लेफ्ट ने ममता सरकार के खिलाफ रैली निकाली। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता में रैली निकालकर बीजेपी पर हिंसा फैलाने का आरोप मढ़ दिया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, दो तस्वीरें इस वक्त फिलहाल दिनेश जी हम यहां पर दिखा रहे हैं। कोलकाता में हिंसा और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन, और इन सब की जड़ में कहीं बहुत 23 मई की वो तारीख है जिसके लिए ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। वजह कुछ भी हो, सवाल जरूर उठ रहे हैं क्योंकि हिंसा की तस्वीरें लोकतंत्र के लिए शुभ तो नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मुंह पर उंगली रखे हुए ये सांकेतिक रूप से बता रहे हैं कि बंगाल में तो स्थिति ऐसी है, मुंह पर आप ताला रख लीजिए, और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने यह कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी स्थितियां निर्मित की जहां से उनको रोड शो निकालना था, वहां जहां मंच बनाने की इजाजत नहीं थी वहां पे भी वो अस्थायी मंच बना रहे थे। जिस चीज की उन्होंने इजाजत नहीं ली थी वो तमाम चीजें वो कर रहे थे, लिहाजा ये हालात यहां तक पहुंचे। बहरहाल ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये देखना बाकी है, लेकिन 58 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। जय दिनेश, और यहां आपको सुनवाते हैं इस पूरे विवाद पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अब तक क्या कुछ कहा है। ममता दीदी, आयु में आप मुझसे जरूर बड़ी हो, अनुभव मुझे आपसे ज्यादा है। चुनाव लड़ाने का मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, जितनी भी हिंसा का कीचड़ फैला होगी, कमल उतना ही बड़ा बनकर खिलकर बाहर आएगा और बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित होगी। बंगाल की जनता कभी हिंसा का समर्थन नहीं कर सकती। प्रेस वार्ता के माध्यम से चुनाव आयोग को भी कहना चाहता हूं कि जहां व्यवस्थाएं ठीक है वहां तो चुनाव ठीक हो रहे हैं। जहां रेगिंग करने का प्रयास हो रहा है बंगाल के अंदर, चुनाव आयोग मूक प्रेक्षक बना हुआ है। चुनाव आयोग ने तुरंत इंटरवीन करना चाहिए। हिस्ट्री सीटरों की अरेस्ट नहीं हुई, क्यों चुनाव आयोग चुप बैठा है? उनके ऑब्जर्वर क्या कर रहे हैं? मेरे पास सूचना है, ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है। वोट बैंक की राजनीति के कारण ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को कैसे तोड़ सकती है? मैं भी फ्रस्ट्रेट हूं, इसीलिए मैं आज आपके सामने आया हूं। मैं भी खुद फ्रस्ट्रेट हूं। उनको हार सुस्पष्ट दिखाई पड़ती है, इसलिए इन्होंने एक एक्सट्रीम स्टेप लेने का प्रयास किया है। अब आपको दिखाते हैं बंगाल में हिंसा की अलग अलग तस्वीरें। कल अमित शाह के रोड शो के दौरान अटैक किया गया था और इसके बाद वहां हिंसा भड़क उठी। हालात इतने खराब हो गए कि अमित शाह को रोड शो रद्द तक करना पड़ा। आगजनी हुई, रोड शो में बवाल हुआ, तोड़फोड़ की गई और झड़पें भी हुई। यह था 4 तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये सब रोड शो में बवाल के दौरान की है, आगजनी, तोड़फोड़ और झड़प की है। आपको दिखाते हैं कि बंगाल हिंसा के बाद अब तक इस पर क्या कुछ हुआ। हिंसा के बाद बवाल पर सियासत तेज है दिनेश जी। और चुनाव आयोग में ममता बनर्जी की पार्टी की शिकायत की गई है और इसके अलावा टीएमसी भी बीजेपी और अमित शाह के खिलाफ केस दर्ज कराने पहुंच गई। इस हिंसा में अब तक 54 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तो खास बात यहां पर दिनेश ये कि जो 4 तस्वीरें अपने आप में जिस तरह से लोकसभा का यह रण चल रहा है और इसमें हर पार्टी अपना दम लगा रही है, कहीं बहुत बंगाल में आकर ये चीजें इन दो पार्टियों के बीच में सिमट जाती हैं और वो ऐसा रूप ले लेती हैं जो खासतौर पर ये तस्वीरें दिखा रही हैं और शुभ कतई नहीं है। यहां असल में पंचायत चुनावों से लेकर विधानसभा चुनाव और ये लोकसभा चुनाव तो खैर इसके जामिन है ही, आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने ये देखा कि यहां हिंसा का एक इतिहास रहा है। लोग यहां के वॉलेटाइल हैं। जिस तरीके की संस्कृति यहां 35 सालों में जो लेफ्ट की सरकार रही उसने डाली है, तो ये समझा जाने लगा है शायद कि हिंसा जो है यहां चुनाव जीतने के लिए थंब रूल है।
लेकिन इस बार लोकसभा के चुनावों में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो लगता है अनप्रेसिडेंटेड है। जी हाँ, अनप्रेसिडेंटेड सा है। इस बीच कल की हिंसा पर टीएमसी ने भी एक वीडियो जारी किया है। टीएमसी का दावा है कि यह वही वीडियो है जब अमित शाह के काफिले पर अटैक हुआ था। दिनेश, तस्वीरों में आप हिंसा और आगजनी की ये तस्वीरें देख सकते हैं। टीएमसी ने दावा किया है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हिंसा की और रोड शो पर कथित तौर पर हमला किया। असल में कहा यह गया था कि ये रोड शो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, तभी अमित शाह जिस गाड़ी में सवार थे उस पर डंडे फेंके गए और वो डंडे फेंकने के बाद से ही ये बवाल हुआ। यहां इस वीडियो के जरिए तृणमूल कांग्रेस ये एस्टैब्लिश करना चाह रही है कि वो डंडे फेंकने की शुरुआत जो हुई वो असल में खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये चाहते थे कि एक टेंस माहौल बने और इस टेंस माहौल के जरिए वो वोटों का ध्रुवीकरण कर सके। जहां शायद इसी को काउंटर करने के लिए अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें उन्होंने साफ किया कि विद्यासागर कॉलेज है, इसके अंदर से ये चीजें शुरू हुई, तमाम कार्यकर्ता सड़क पर थे, लिहाजा ये आरोप लगाना कि ये सब कुछ बीजेपी की तरफ से शुरू हुआ है, कहीं बहुत भटकाने की कोशिश है। मनीष अवस्थी हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर इसको बड़े गौर से देख रहे हैं इन तस्वीरों को, उनके पास चलते हैं। ये बंगाल के मामले में नया नहीं है मनीष, लेकिन आप किन किन पहलुओं को नया पा रहे हैं? देखिए, इस चुनाव में दिनेश जो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है और खासकर वो भी केवल एक ही प्रदेश में, और मुझे ऐसा लगता है कि ये केंद्र और राज्य के बीच की जो रस्साकशी और जो खींचतान मची हुई है, ये सारे लोकतंत्र को कलंकित और लांछित करती है। जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि हिंसा का दौर लगातार जारी है और ये 6 चरणों में हमने देखा कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हिंसा हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र में एक हिंसा की आंधी केवल बंगाल में दिखाई दे रही है। और ये हिंसा की आंधी मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिशोध की ज्वाला है जो आपस में क्या इसको जिस ये राजीव इसको इस तरीके से भी असल में परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है जो चुनाव के विश्लेषक हैं कि क्योंकि उत्तर प्रदेश से अब उतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आती हुई नजर नहीं आ रही जो पिछली बार आई थी, लिहाजा भरपाई इस राज्य से और बाकी कुछ और राज्यों से करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए एक एग्रेशन है, एक डेस्परेशन है, और यही डेस्परेशन फिर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी दिखाई दे रहा है, अपना गढ़ बचाने के लिए डेस्परेशन। क्या इस डेस्परेशन में वायलेंस हो रहा है? दिनेश जी, अगर सीटों के एनालिसिस को समझा जाए तो शायद कहीं ये चीज समझ में आती है, लेकिन मनीष जी और आपके सामने मैं एक ही बात रखना चाहूंगा। दरअसल आज इन तस्वीरों को देखने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। मुझे जो बंगाल की जनता है उसका जनमानस जो है वो 80% से ज्यादा वोटिंग का भी दिखाई पड़ता है और वो इस तरह की हिंसा का भी दिखाई पड़ता है। एक भी चरण ऐसा नहीं रहा जब सुबह की शुरुआत के बाद हमने ये डिस्कस किया ही ना हो कि यहां से ऐसी तस्वीर। ये जो बात आपने कही इसको अंडरलाइन करते हुए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि एक तरफ वायलेंस दिखाई दे रहा है मनीष, और दूसरी तरफ ये दिखाई दे रहा है कि पोल परसेंटेज काफी, हालांकि पिछले बार भी पोल परसेंटेज वेस्ट बंगाल में ज्यादा था। क्या ये इसका मतलब है कि दोनों ही तरफ के लोग एक दूसरे के खिलाफ एनिमोसिटी की हद तक जाकर क्रोधित हैं और इसलिए दोनों ही तरफ के लोग बाहर निकलकर वोट कर रहे हैं? देखिए दिनेश, एक बात इसमें जो सामने आई आज आपसे शो के शुरू होने के पहले भी हम चर्चा कर रहे थे बड़ी साहित्यिक तौर पर कि धमक जमहूरियत की है, यह धमकाने की सियासत है। बंगाल में तो वैसे भी खूनी खेल की रवायत है, यहाँ पर हम जिक्र कर रहे थे। लेकिन आप एक चीज देखिए कि इस पूरे चुनाव में और खासकर बंगाल में नफरत, घृणा, वैमनस्य ये अपनी चरम पर दिखाई दिया। और आमतौर पे विश्लेषक के तौर पर हम लोग जो देखते और समझते हैं उसमें यह है, जब भी वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है तो वो ये माना जाता है कि सत्ताधारी सरकार के खिलाफ लोगों का रुख, जिसे अंग्रेजी में रेफरेंडम कहते हैं, वो होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पूरी जोर शोर से ताकत लगाकर बागिन जिन्हें कहा जाता है ममता बनर्जी, उनका ममत्व पूरा शून्य हो गया है। और हिंसा ही एक ऐसे देश में जहां पर अहिंसा का नारा लेकर बापू का नाम लिया जाता है, वहीं पर लोकतंत्र को तार तार करने के लिए इस तरह की हिंसा, मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र को बिल्कुल छलनी करने का काम करती है। एक चीज दिनेश मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, और आप तमाम जितने भी पोलिंग हुई है, जितने भी चरणों में हुई है, एक बात तो यहाँ पर साफ देखने को आई है। मैं बीजेपी की तरफ से नहीं बोलना चाहता, लेकिन एनालिसिस के तौर पर कि लगातार हमने देखा है पोस्टर फाड़ दिए गए हैं। जब रैली होती है प्रधानमंत्री की तो वहां पर ममता बनर्जी के पोस्टर लगा दिए जाते हैं, रैली नहीं करने दी जाती। योगी आदित्यनाथ कार से जाते हैं वहां पर, तो अपने विरोधी को अगर इस स्तर तक लाने की कोशिश की जाती, कहीं बहुत वहां पर जो राजनीति है वो घृणा में तब्दील होती हुई मुझे दिखाई पड़ रही है। ये सवाल ये भी है
कैलाश विजयवर्गीय यहां गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उनको जिम्मा दिया गया कि वेस्ट बंगाल में कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें लानी है, ये आपको देखना है। उन्होंने जाहिर है ग्राउंड पर काम करना शुरू किया होगा। जब इस बात की भनक वहां तृणमूल कांग्रेस के लोगों को लगी होगी, जिन्होंने 35 साल का जो लेफ्ट का गढ़ था उसको ध्वस्त करके वहां अपना शासन कायम किया था, उन्होंने भी डेस्परेशन में अपने मेजर्स लेने शुरू किए होंगे। अब लगता यह है कि असल में वो जो लेफ्ट ओरिएंटेड लोग थे पहले, बरगादर मूवमेंट के बाद आपको याद होगा कैसे जमीनों का वहां पे रैशनल बंटवारा हो, ये देखा गया, लेकिन फिर बाद में पुश्तों के साथ साथ वो और कम होती गई। लेफ्ट ने उन लोगों को अपने साथ लाने का काम किया और वहां वायलेंस की शुरुआत असल में लेफ्ट की तरफ से हुई। एक और चीज दिनेश, आप देखें कि यहाँ का इतिहास अगर हम खंगालें तो इतिहास में आपको आक्रांत रूप यहीं पर दिखाई देता है। चाहे नक्सलबारी की बात करें, आपने वहां पर माओवाद भी वहां से जन्म लेकर आगे बढ़ता हुआ देखा आपने, और इसके साथ साथ एक दूसरे को उखाड़ फेंकने की जो मानसिकता वहां पर है, ठीक है, वो हिंसक है। एक दूसरे को उखाड़ फेंकने की मानसिकता, और क्या इसी मानसिकता की लपेट में वो भी आ गए जो शायद एक तरीके से अपनी अभिव्यक्ति कर रहे थे और ये समझते हुए कि इस मुल्क में अभिव्यक्ति की आजादी है, या असल में अभिव्यक्ति की आजादी वहीं तक होती है, कहते हैं हाथ हिलाना आपका वहीं तक जायज है जहां सामने वाले की नाक शुरू नहीं होती, और यहां कहीं कुछ ज्यादा हो गया था। प्रियंका शर्मा की हम बात कर रहे हैं। वो अधिकारों के हनन की बात आप जो जिक्र और उदाहरण कर दे रहे थे, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार का हनन तब हो जाता है अब जहां तक हाथ हिलाने वाली बात। बिल्कुल। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हाजिर होते हैं, चर्चा इस पर भी करेंगे कि प्रियंका शर्मा ने कहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैं लड़ूंगी। हाजिर होते। बनर्जी का मीम बनाने वाली प्रियंका शर्मा जेल से रिहा हो गई। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेटम के बाद ये कदम उठाना पड़ा। हालांकि प्रियंका को रिहा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अवमानना की धमकी देनी पड़ी। प्रियंका शर्मा ने रिहा होते ही कहा कि वो ममता से माफी नहीं मांगेंगी, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, वो माफी क्यों मांगे। और हम बीजेपी करते इसलिए हमको मतलब इस चीज के लिए जेल में रखा गया, टॉर्चर किया गया, किस वजह से, और मैं इस चीज के लिए कोई माफी नहीं मांगूंगी। ये केस मेरा चल रहा है और इसके लिए मैं बिल्कुल लड़ूंगी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मुझे माफी मांगना पड़े। अचानक ममता को भी ये टारगेट में लेने के बाद प्रियंका को सब जानने लगे। मनीष, फिर एक बार, चूंकि हम कार्यक्रम के पहले चर्चा भी करते हैं और ये जो हमारा कार्यक्रम है दिनेश, ये एक मीटिंग होती है कि किन किन मुद्दों पर हम आज अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे एक लाइन याद आई जो आपसे चर्चा करते वक्त राजीव भी मौजूद थे। बोल के लफ्ज आजाद हैं तेरे, बोल के लब आजाद है तेरे, लेकिन ये जरूर देख लेना कि कहां बोल रहा है। लेकिन लोकतंत्र की एक और खूबसूरती है जो बंगाल प्रदेश में देखने को मिली। जुबान पे जो लग गई पाबंदियां, तो वक्त की बात अगर तुम न करोगे तो वो और कौन होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि न केवल सियासत बल्कि पत्रकारों को भी टारगेट किया गया, और मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक, लेकिन ये प्रियंका के लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई ना। देखिए पीछे उनके फ्लेक्स किसका था। हाँ। तो ब्लेसिंग ब्लेसिंग भी है और मौके भी है। चलिए, तो आज लोकतंत्र जिंदाबाद में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।